आप सभी ने ओपीएस शब्द सुना होगा। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन बहाली। पूरे देश भर में मामला बड़ी शिद्दत के साथ उठता है कि जिन भी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2005 के बाद हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। हमारे इन पहाड़ों में उत्तराखंड की बात करें तो इस ओपीएस के आवाज को जो बहुत ही मजबूती के साथ जो व्यक्ति लगातार उठाता आ रहा है और उस हर मंच पर उठाता आ रहा है जहां जहां वो पहुंच सकता है, उसका नाम है सीताराम पोखरियाल। कहानी में जगत किशोर बरथाल में आप सभी का स्वागत है और आज मेरे साथ हैं पुरानी पेंशन बहाली के योद्धा सीताराम पोखरियाल जी। आपका अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपका कि आप लगातार हम कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन इसके आवाज को उठाते रहते हैं। और पहले भी आपने हमारे काफी अच्छा इंटरव्यू लिया था, उसके बाद के राज्य सरकार में बहुत अच्छी बात पहुंची थी और मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद करूंगा सर आपका। नमस्कार। ये ओपीएस है क्या, कृपया कम शब्दों में बताएं। ओपीएस का मतलब है इंग्लिश में ओल्ड पेंशन स्कीम, और उसको हम कहेंगे जो पुरानी पेंशन व्यवस्था जो पहले से 1 अक्टूबर 2005 से पहले जो उत्तराखंड के कर्मचारियों को मिलती थी या 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र के कर्मचारियों को मिलती थी, उसको कहते हैं पुरानी पेंशन। ओपीएस का लाभ कब के लोग ले रहे हैं और कब के लोग नहीं ले रहे हैं? वर्तमान में 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड सरकार और 1 जनवरी 2004 से के बाद केंद्र सरकार द्वारा ये एनपीएस योजना लागू की गई है। तो इससे यह है कि 1 अक्टूबर 2005 से पहले उत्तराखंड में पेंशन लागू थी। उत्तराखंड के क्या कोई भी विभाग में पेंशन लागू नहीं है? आज की डेट में उत्तराखंड में पूर्ण रूप से ओपीएस बंद है। जो नए कर्मचारी जो नियुक्त हुए 1 अक्टूबर 2005 के बाद जितने भी है आज तक, मतलब जो आज भी नियुक्त हो रहा है वो भी एनपीएस यूपीएस में है, उसकी ओपीएस नहीं है। ओपीएस के बदले सरकार ने क्या ऑफर दिए थे? ओपीएस के बदले सरकार ने 1 अक्टूबर 2005 को एक काला कानून लाया जिसको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के नाम से उसका नाम हुआ। और वो स्कीम निश्चित रूप से पूरा ही हमने जब शुरू में जब हम लगे थे तो हमने सोचा कि ये योजना सही होगी, तो हमें भी थोड़ा समय लगा, मतलब लगभग 10 साल हमें समय लगा कि आखिर लोगों ने कहा कि अच्छी स्कीम है, अच्छी स्कीम। हमसे जो पुराने थे उन्होंने कहा एनपीएस अच्छा है। और जब हमारे इस बीच कुछ लोग रिटायर होने शुरू हुए, जब उनको 500, 700, 900 रुपए पेंशन के रूप में एनपीएस का जो रिटायरमेंट में मिला, तब हमें पता चला कि यार वास्तविक ये एनपीएस तो ये और ये काला कानून सरकार ने हमें थोप दिया। तब से संघर्ष करना शुरू किया। आपके संघर्ष के मूल मुद्दे क्या हैं? हमारा क्यों केवल चाहिए आपको ओपीएस? हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन इसलिए चाहिए कि वे हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे सेवा काल का पूरे सेवा काल का एक अंश जो बुढ़ापे का जो सारा है, जो एक कर्मचारी को मिलता था, वो पुरानी पेंशन माने ओपीएस और जीपीएफ जो व्यवस्था माने ओपीएस और उसके साथ जो जीपीएफ की व्यवस्था है वो हमें चाहिए और वो हमारा अधिकार भी है। उसमें पूरी बात हम स्पष्ट कर सकते हैं। किस तरह से ये संघर्ष चल रहा है आपका? हमारा संघर्ष तो बहुत ही सरल और शांत रूप से चल रहा है और धीरे धीरे जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर्मचारियों के जो ये बुढ़ापे की लाठी है इसको एकदम इग्नोर कर रही है कि कर्मचारियों को कहीं लगता है सरकार को कि कर्मचारी कहीं मतलब उससे कोई सरकार को ये चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए वो उसको हमको हल्के में ले रही है। परंतु सरकार ये नहीं सोच रही कि हमारे अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी होता है, हमारे फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, पीएस हो, ये आईपीएस हो, ये तमाम जो अधिकारी शिक्षक कर्मचारी जो हैं ये पूरे महकमा एक कर्मचारी इनका इन चुनाव ड्यूटी करते हैं। उसके बाद माने विधायक सांसदों को बनाते हैं, मतलब हमारी पूरी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है कि कोई किसी को पीठासीन अधिकारी, कोई मतदान प्रथम अधिकारी, द्वितीय अधिकारी, तृतीय अधिकारी, पूरी जिम्मेदारी से हम इनको विधानसभा संसद भेजते हैं। और जिनको भेज रहे हैं उनकी पेंशन बहाल है और जो भेज रहे हैं माने हम हो चाहे जनता हो, उनकी पेंशन नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान में पूरे देश भर में जी केवल जो जनप्रतिनिधि है यानी जो विधायक हैं या सांसद हैं उनकी पेंशन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनकी पेंशन है यार। सबसे बड़ी बात यह है कि
एक दिन का विधायक बनने पे पेंशन है, एक दिन का सांसद बने पेंशन है, विधायक की पेंशन, मंत्री की पेंशन, मुख्यमंत्री की 5-5 पेंशन उनकी एक आदमी की होती है। और कर्मचारी जो आपने देखा हो कोरोना काल में, आपने आप इससे बड़ा उदाहरण क्या दे, कोरोना काल में जब हमारे माननीय विधायक मंत्री गण अपने घरों में से आंकड़े गिरे थे मृत्यु के, उस समय हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, शिक्षक, तमाम अधिकारी कर्मचारी, आईपीएस, आईएएस, चाहे शासन से लेकर नगर तक जितने कर्मचारी अधिकारी सड़कों में थे, अपनी जान दांव पर लगाकर कई शहीद भी हो गए बेचारे, परंतु उनको पेंशन नहीं मिली। आईटीबीपी में आपने देखा होगा, अब पुलवामा हत्या, जो भी हत्याकांड, जो भी ये पाकिस्तान ने जो भी किया, ये आतंकवादियों ने किया, उसके उन बीएसएफ के जवानों को तक की पेंशन व्यवस्था नहीं है, आईटीबीपी में पेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब सरकारें देख रही है, आंख बंद करके देख रही है, हमारी एक सहनशीलता देख रही है कि कितना हमको सहनशीलता देख रही है। अब जल्द ये सहनशीलता की जगह ये ज्वालामुखी का रूप कर्मचारियों की एकता लेने वाली है, और ये परिणाम कहीं ना कहीं उन सरकार के दुखद होंगे। पोखरियाल जी, जब आप विभिन्न मंचों पर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि हमें ओपीएस बहाल हो, वो लोग क्या कहते हैं कि ओपीएस आपको क्यों नहीं दिया गया? कुछ बातें आती हैं? हम आपको अपने ही इस मोबाइल में दिखा देंगे सर कि 70 विधायक में से 5-5, 6-6 बार विधायक, प्रत्येक विधायक को हमने ज्ञापन दिया है। उनको हमने पहले उनको गुलदस्ते दिए हैं और उसके बाद ज्ञापन दिया है, तमाम अनुनय विनय हमने कर दिया। और उनका केवल एक कहना रहता है, विधायक मंत्रीगण, विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री तक उनका कहना यह है कि अरे पेंशन तो यार तुम्हारी मिलनी चाहिए। अरे मिलनी चाहिए तो देगा कौन? हम यहाँ से चुन के उनको विधानसभा, सांसद, लोकसभा भेज रहे हैं, वहां पे जाके चुपचाप बैठ जा रहे हैं, कोई बोलने के भी तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा हम तो एकदम छलावा महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता था, पुरानी पेंशन मिल क्यों नहीं रही है? इसके पीछे कारण क्या है? मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि अभी वर्तमान में डबल इंजन सरकार है, और कहीं ना कहीं उससे हमने सोचा डबल इंजन सरकार से हमें फायदा होगा, परंतु कर्मचारियों को तो नुकसान ही हुआ है। कि जहां मतलब आप ये सोचो, जहां जहां ये सत्ताधारी सरकार नहीं है वहां पेंशन बहाल है। आप राजस्थान देखो, राजस्थान में जब कांग्रेस थी उन्होंने पेंशन बहाल की, हिमाचल में पेंशन बहाल हो गई, छत्तीसगढ़ में आप पेंशन बहाल है, अभी आप पश्चिम बंगाल में तो बंद ही नहीं हुई। सबसे बड़ी खुशी की बात है, पश्चिम बंगाल में आज तक पुरानी पेंशन लागू है, वहां पे तो बंद ही नहीं हुई है। तो ये क्या पेंशन राज्य सरकारों का अधिकार है? बिल्कुल। हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक थोड़ा सा धन्यवाद इसलिए करेंगे कि उन्होंने ये स्थिति क्लियर की पूरे देश के लिए। उनसे हम जब बराबर मिले, आंदोलन किए, माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, तो उन्होंने एक शत्रुघ्न सिंह जी की जो सेवानिवृत्त मुख्य सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और समिति ने ये निर्णय लिया, उसमें कम से 6-7 बड़े बड़े आईएएस थे, रिटायर्ड भी थे और वर्तमान के भी थे। उन्होंने एक निर्णय लिया, उसमें पढ़ा, जो केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को निकाला गया था, उसमें पढ़ा, तो उसमें साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य को बाध्य नहीं किया है कि तुम एनपीएस लागू करो। तो वहां पे ये बड़ी बात है कि जिन राज्यों, कई राज्यों ने जो सरकार के जो सत्ताधारी राज्य थे उन्होंने लागू किया, बाकी कुछ थे जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, अभी मैंने या वर्तमान में तो 2-3 माने 5 राज्यों में पेंशन बहाल होगी। तो उसमें से स्पष्ट है कि राज्य का विषय है। पोखरियाल साहब, एक चीज बताएंगे? जी सर। क्या बिना पेंशन का कर्मचारी का जीवन व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ का बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जब एक व्यवस्था, हर आदमी चाहता है, मैं चाहूंगा, आप चाहेंगे, कोई व्यापारी चाहेगा, वकील चाहेगा, डॉक्टर चाहेगा कि मेरा लड़का बड़ा होके पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगे। अरे उससे सरकारी नौकरी लगेगा, सरकारी नौकरी लगने के बाद जब उसका न वहां पे जीपीएफ है, उसका न वहां पे उसके पेंशन है, तो आखिर वहां क्यों भेजे? हम पढ़ लिख के हम प्राइवेट सेक्टर में न करें, जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए कमा आदमी माने सैलरी भी लेगा, उसके बाद ओवर टाइम मिलेगा, बाहर विदेश जाने के भी अवसर होंगे। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि अगर बुढ़ापा सुरक्षित है तो क्यों कोई सरकारी नौकरी लगाएगा। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि गांव में देखो, केवल बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन पे आच्छादित है, उन लोगों, वही लोग गांव में टिके हुए हैं। नहीं तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि समाज में क्या कुरीतियां पैदा हो रही है। बच्चे अपने माँ बाप को पूछने को तैयार नहीं है। एक मेहमान तुम्हारे घर में आ जाए तो 4 किस्म के कलेश के हो जाएंगे। सर देख रहे हैं आप तो हर दिन मैंने आप तो हमें समाज के बीच कार्य कर रहे हैं सर, आप तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति आप बुढ़ापे। आपको नहीं लगता कि पुरानी पेंशन इसलिए थी पुराने लोगों के पास क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, इसलिए उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती थी कि वो बहुत कुछ बचा सकें और अपना आगे का जीवन जी सकें। आज सैलरी, बहुत बढ़िया सैलरी सबको मिलती है। इसके बाद भी क्या कोई आदमी 30 साल नौकरी करता है, बहुत अच्छी सैलरी ले सकता है, क्या वो अपने संसाधन नहीं जोड़ सकता? बिल्कुल। जब एक सिलेंडर 95 रुपए का था, उस समय की बात हम कर रहे हैं कि कम तनख्वाह थी। आज एक सिलेंडर 1200, 1400, 1500, 1300, 1400 का मिल रहा है। अभी ब्लैक में जाएंगे तो सारे दुनिया भर के 2-2 ढाई हजार के मिल जाएंगे।
तो आप ये सोचो कि जिस तरह अगर उस समय तनख्वाह कम थी तो उस समय उसका मूल्य भी सामानों का मूल्य भी उतना कम था। गाड़ी का किराया 50 पैसा 25 पैसा होता था। आज यहाँ से 5 किलोमीटर जाओगे तो कम से 20 रुपए है। तो वो जितना मैंने पुराने लोगों को तनख्वाह कम थी तो आज ज्यादा है, तो वो तो बराबरी हो जा रहा है। अब बच्चों की फीस है, पढ़ाई है, लिखाई है। हम खुद अगर मुझे आज पैसे की जरूरत पड़ेगी, मुझे पैसे निकालना होगा, तो पहले जो पुराने साथी हमारे थे वो जीपीएफ का फॉर्म भरते थे, निकालते थे। बच्चे का फीस है, मकान है, गाँव है, कई सारी समाज की बातें होती है, देने पड़ते, रिश्तेदारों के लिए होते हैं, भांजे भूंजे जेवर बनाता है, कोई अपना क्या कहते हैं पुश्ते लगाते हैं, मकान बनाते हैं, गांव में टूटे फूटे मकान मरम्मत करते हैं, तो जीपीएफ निकालते थे। आज अगर हम बोलेंगे तो हम हमारे निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। आपने अभी एक चीज कही जी जी कि अगर पेंशन नहीं तो सरकारी नौकरी का महत्व नहीं। नहीं, बिल्कुल अब तो नहीं है सर। वो अगर दिन काटने तो दिन तो कटे रहे हैं। जो तनख्वाह रही है वो पढ़ाने लिखा अपने घर का खाने पीने का हो रहा है। उसके बाद आके बुढ़ापे की जो बात है वो तो मैंने एकदम वो है कि क्या कुछ भी नहीं है उस पे, ये बताओ। और साथ में ये भी सर आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा मैं समझ रहा हूँ उसमें घूम के आ रहा है वो क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि पेंशन नहीं तो कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पेंशन ही इसलिए जरूरी है कि बुढ़ापे में हमें पेंशन की बहुत जरूरत है। कि उस समय दवाई है, खाना पीना है, मैंने अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए। कि आज अगर जिसके घर में पेंशन है बूढ़े बुजुर्गों की, तो उसकी सेवा भी बहुत ज्यादा हो रही है। और आप समझ सकते हैं जिसकी पेंशन है तो घर वाले भी सोच रहे हैं कि एक बीमारी है, इसको क्या ज्यादा दिन तक झेलना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बुढ़ापे की जो लाठी है पुरानी पेंशन, इसे बहाल करने के लिए हम सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। एक बीच में एक सवाल आता है और बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि जब किसी की पेंशन नहीं है तो फिर विधायकों की पेंशन क्यों है? अगर सरकार विधायकों की पेंशन खत्म करते हैं तो ओपीएस का मामला खत्म हो जाएगा। भाई हम तो पहले से ही कह रहे हैं, माने विधायक गणों को, माने सांसदों पेंशन उनको तो मिल ही रहे हैं। उनको तो अभी उनकी सरकार ये काम करे, उनकी बंद कर देगी। उनको तो लाल बत्ती बंद कर देगी तो उनकी सब व्यवस्था है उनके पास है और वो खुश भी हैं। उनको तो ये है कि अगर विधायक बन गए तो वो तो कोई नियुक्ति का फॉर्म भर के नहीं आए, चयन करके नहीं आए, कोई कंपटीशन पास करके नहीं आ रहे। क्यों? वो केवल हम लोगों ने सोचा कि अच्छा आदमी इसको बना के विधानसभा या लोकसभा भेजो और उसके बाद वो अपनी पेंशन तो ले दे रहे हैं। परंतु ये नहीं देख रहे हैं कि ये लोग जो कर्मचारी हैं, मतलब हम तो क्यों कर्मचारी की बात करेंगे। मैं इस समय हो सकता है मेरी पीड़ा हो, कल जो नए बच्चे हैं उनकी पीड़ा भी तो है, मेरी थोड़ी पीड़ा है। हम आज लड़ रहे हैं, लड़ेंगे संघर्ष के लास्ट तक लड़ेंगे और पेंशन बहाल करा के आप ये कहना चाहते हैं कि विधायक बनना तो बहुत आसान है, कर्मचारी बनना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, एक कंपटीशन पास कर बैठे ना हमारे साथ जो ये विधानसभा में एकदम वहाँ पे बात करने को भी तैयार नहीं हुआ। क्या लगता है, आप एक बार नौकरी पे लग जाता आदमी तो फिर पूरा जीवन नौकरी करता है, लेकिन विधायक 5 साल बाद उसे फिर परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा भी उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ती उनको। अब तो ये हो गया कि अब तो जनता बहुत समझदार हो गई। जब जो भी जनप्रतिनिधि बने उनके कामों को देख रही है। पहले तो ये था कि हम सोच रहे कि इस पार्टी का है, उस पार्टी का, तो किसी को बना लो। और अब ये मुझे लगता नहीं कि आपको लगता है कि लोग काम देख के वोट। बिल्कुल, अब तो ये लग रहा है मुझे कि आज की डेट में जो वर्तमान स्थिति है, इस समय तो चाहे देश में किसी भी कोने में लोग, कर्मचारी हो चाहे वो जनता हो, सब जागरूक हो चुके हैं। और आपको नहीं लगता कि कर्मचारियों के लिए भी 5 साल में फिर एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल करो। हम तो दे रहे हैं, हम तो हर दिन अभी एग्जाम दे रहे हैं, हमारा तो हर दिन परीक्षा है। ऐसा टास्क आ रहा है, मैं आपको कहूँ कि अगर कर्मचारी के बाद जब नौकरी लगे तो उस समय को ये नहीं, इतनी बातें नहीं। आज की डेट में इतने, चाहे सूचना अधिकार हो, सेवा का अधिकार हो, कोर्ट केस हो। आपको क्या लगता है जितना आप संघर्ष कर रहे हैं, हर मंच पर ओपीएस की बात करते हैं, मुझे लगता है उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा दमदारी से आप इस बात को उठाते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी बात क्या सुनी जा रही है? क्या सरकारी महकमे में या उनके पास जिन्होंने इस पे समाधान निकालना है, उन तक आपकी बात पहुंच पा रही है? बिल्कुल सर, आदरणीय श्री जगत किशोर बटवा जी, मैं आपको ही बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमने 19 तारीख से पहले, मैंने आपको याद होगा पिछले साल 19 मार्च से पहले मैंने आपके माध्यम से लाइव चलाई थी। और हम 19 से 23 मार्च तक हम दिल्ली के लिए पैदल यात्रा गए थे। और उसकी पैदल यात्रा के बाद ये हमारी आवाज केंद्र सरकार तक गई और उसके बाद यूपीएस योजना लागू हुई है। कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिया है कि ये जो पैदल हमने 265 किलोमीटर हम देहरादून से दिल्ली तक पैदल गए, तो ये बात ऐसा ही नहीं कि हमारे आगे पीछे एआरबी की तरह लगातार टीमें चल रही, जगह जगह हमारे से हर सिस्टम हमारे साथ था। और मुझे लग रहा था कि केंद्र सरकार को निर्णय लेगा। उसके बाद जब हमने वहां रैली की, वहां पे पूरा धरना प्रदर्शन, हालांकि पुलिस के हमने मार भी खाया, दिल्ली पुलिस की मैंने प्रशंसा भी की क्योंकि उन्होंने बहुत गाली गलौज किया, बहुत बेरहमी से मारा भी उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज का डर भी नहीं कि चाहे वो पुलिस वाला जो भी रहा हो, इंस्पेक्टर, अब जो भी उसके साथ कार्रवाई हो गई थी बाद में। परंतु उसके बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया
2000 उसके बाद ही यूपीएस लागू हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार समझती है कि एनपीएस गलत है, और उसके बाद उन्होंने यूपीएस को लागू किया। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जब माननीय मोदी जी समझ सकते हैं कि एनपीएस गलत था, भाई अगर एनपीएस गलत नहीं था तो तुमने यूपीएस क्यों की? तुम्हें कहीं ना कहीं लगा है ना कि एनपीएस गलत था, तो तुमने यूपीएस लागू कर दी। तो हम कह रहे हैं कि हमें ना एनपीएस से ना यूपीएस से, हमें केवल ओपीएस से पुरानी पेंशन, इससे ज्यादा हमें कोई समझौता नहीं करना। और कहीं ना कहीं जो हम धीरे धीरे जो एक कर्मचारी तो भोला है भड़क गया तो 16 का जो नारा है, निश्चित रूप से हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक बहुत अंदर उनके आ गए। बुढ़ापे की जो लाठी है सब देख रहे हैं। अधिकारी 1800 1600 जो बड़े बैठे हैं 2000 से ऊपर उनकी पेंशन नहीं जा रही, कोई कर्मचारी बेचारा 600 से ज्यादा नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति तो रिटायरमेंट के दूसरे दिन ही मर गया था पोस्ट ऑफिस का। अब क्या करेंगे हम? जब 500 साल आप बोलो शादी ब्याह बुलाएंगे कोई हमें, हम जब वहाँ 200 500 ये न्यूटन नहीं लिखा पाएंगे तो हमने किसकी शादी में किस मुंह से जाना? आप बताएं। हमारा जो पैसा है ना, हमारा पैसा है सर क्या कहते हैं 100% है, 60% हमको वापिस देने की बात है और 40% वहां रहेगा, वो पेंशन के रूप में देंगे हमें। तो हमें कह रहे वहां मत रखो ना उसको। भाई शेयर मार्केट में हमारा पैसा क्यों लगा रहे हो? मैं खुद कह रहा हूँ कि 86 अरब रुपए इस समय एनपीएस का खाते में जमा हो रहा है एनएसडीएल में। अरे उसमें से 46% केंद्र राज्य सरकार का, 36 हमारा चल रहा है। तो आप ये सोचो कि आंकड़े लगभग ऐसे हैं, परंतु जब राज्य सरकार का हमसे भी ज्यादा जमा हो रहा है तो तुम हमारा पैसा हमारा तो डुबा तुम अपना भी डुबा रहे हो वहां पे। और उस पैसे को अगर माने सरकारें चाहे, माननीय मुख्यमंत्री चाहे तो अपने राहत कोष में रख सकते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में, वहां पर गरीबों को दे, विकास कार्यों में लगाए, वहां लगाए उस पैसे को। उस शेयर मार्केट में क्या सरकार का भी फायदा नहीं ना हमारा फायदा। और बुढ़ापे में सरकार का तो डूबेगी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जो बुढ़ापा है वो तो असुरक्षित है। हम माने बुढ़ापे में कहाँ जाए? हम तो इस समय जवानी है तो चिल्ला भी रहे हैं, बुढ़ापे में तो बीमारी इतनी लग जाएंगी कि दवाई के पैसे लेंगे तो हम किसके पास चिल्लाएंगे? मैं तो इस संघर्ष को देख के तमाम उत्तराखंड के कर्मचारियों का संघर्ष देख रहा हूँ। मैं तो नमन करता हूँ भाई तमाम कर्मचारी अधिकारियों को जो बेचारे हमारे साथ 24 घंटे खड़े हैं। क्या रणनीति आगे की रणनीति बहुत खतरनाक है सर। मैं चाहूंगा कि आप रणनीति मत पूछो आप, क्योंकि अब हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो माने विधायक हो चाहे सांसद हो, चुनाव में वोट मांगने आएगा, कहीं ना कहीं उसके साथ अभद्रता होगी, उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की है, चुनाव जब आते हैं उससे पहले उन्होंने, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पेंशन दिलाएंगे। अगर नहीं दिला पाए हो और 5 साल का समय पूरा होना, तो कहीं ना कहीं 70 विधानसभा उत्तराखंड में हर विधायक सांसद इस चीज को तय कर ले कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अपने घरने की तो जिम्मेदारी वो ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि हम तो पागल हो गए। हम तो अपने बुढ़ापे को लेके एकदम भाई, जब बुढ़ापे में अपने ऐसी भटन, तो अभी हम क्यों ना अपने अधिकार को लड़ेंगे। और कहीं कोई चुनाव के घोषणा जैसी आचार संहिता लगेगी उसके बाद कोई क्षेत्रों में या फिर कोई क्षेत्रों में वोट मांगने खासकर कर्मचारी के सामने तो ना जाए, मेरा ये अनुरोध रहेगा। बस मैं कुछ नहीं चाहूंगा। कार्यक्रम की बात है, और ये हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीपी सिंह रावत जी के नेतृत्व में पूरा देश पुरानी पेंशन की आवाज को बुलंद कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने यात्राएं की है। एक दीपक ओपीएस के नाम का कार्यक्रम किया है हमने। हर 12 जुलाई को हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है। कोरोना के टाइम पे हमने 17 लाख की राशन हमने कर्मचारियों अपने पैसे मिला के 17 लाख की सैनिटाइजर, मास्क और राशन हमने दवाइयां घर घर तक पहुंचाई है। और तमाम हमारे कार्यक्रम हम हर समय हमारे कार्यक्रम लगातार लगता है कि सरकार ओपीएस की जगह जैसे कभी एनपीएस लेके आ रही है, यूपीएस लेके आ रही है, कोई क्या लगता है कि इसके बाद कोई दूसरा पीएस आए तो? देखो, हम सर आपके माध्यम से करूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हमारी वार्ता हुई, बहुत ही अच्छी वार्ता हुई। उनका भी कहना था कि खुद वो सैनिक के, उन्होंने कहा मैं सैनिक का पुत्र हूं और मुझे पता है कि जब पिताजी वहां से आते थे पेंशन लेके, तो उसके बाद हमारे घर में क्या खुशहाली रहती है वो खुद समझ सकते हैं। उन्होंने कहा केंद्र का विषय है, केंद्र अगर एक बार ग्रीन लाइट दे। पर हम ये कह रहे धामी जी से, आपने अभी कहा था कि राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मुझे हरी झंडी मिला, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, तो केंद्र से अगर हरी झंडी मिलती तो मैं भी जरूर सबसे पहले उत्तराखंड में लागू करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो केंद्र राज्य का जो बीच का रोड़ा है, तो ये तो राज्य में अगर 27 से चुनाव से पहले अगर पुरानी पेंशन, अगर हमें तो कर्मचारियों से भी आह्वान करूंगा, सब एकजुट है, उत्तराखंड में कर्मचारी एकजुट है। और कहीं ना कहीं अगर 27 चुनाव से पहले पेंशन नहीं होती तो मुश्किल, हमें तो एक इंजन रोकना पड़ेगा सर, मजबूरी है हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पोखरियाल जी, आपने ओपीएस पर बहुत सारी जानकारियां दी। मुझे लगता है हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ओपीएस कितना जरूरी है
कर्मचारी लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।